हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे डिपेंड करती है। ओके, दो चांस हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लेते हैं क्या है आगे। इस टॉपिक में हम पहले ही सीख रहे हैं रेट लॉ। रेट लॉ देखते हैं क्या है, हाईलाइट करना पड़ेगा, कर सकेंगे। If we follow chemical reaction of a period of time, we find that it slowly decrease as the reactant are consumed. Okay? जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होते जा रहे हैं, रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जा रही है, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जा रही है। ओके, जैसे कि हमने पहले ही सीखा है कि एक इंस्टेंट बाद पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R थी, लेकिन एक टाइम आफ्टर टाइम इज इक्वल टू टी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R/2 हो गई, जिसकी वजह से अब जो R/2 होने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो डिटरमाइन किया जाएगा कंसंट्रेशन हाफ में। जब R से हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते थे तब रेट ऑफ रिएक्शन मान लो x थी, लेकिन टाइम t के बाद रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो गई और इसकी मदद से जब हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे तब होगा y, यानी x इज ग्रेटर देन y। ओके, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो गई होगी। इसकी वजह से we can say that the rate is related to concentration of reactant। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा हद तक डिपेंड करता है। ओके, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर। यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन की कह सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशंस A and B are reactants, concentration of reactants A and B are reactants। ओके, A and B कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, और फिर हमने प्रूव किया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो हमने रेट लॉ का एक फाइनल इक्वेशन फॉर्म किया जिसमें देखा गया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रेज्ड टू सम पावर वेयर x and y are coefficients। ओके, कोएफिशिएंट्स। अब इसका कोएफिशिएंट्स का क्या मतलब है हम आगे जाके देखेंगे कि वो एक्चुअल है क्या। अब हमने एक एग्जांपल के हेल्प से हम रेट लॉ का इक्वेशन डिराइव करेंगे। ओके, तो हमने देखा कि A plus B gives C plus D। ओके, ये ले लेते हैं हम एक एग्जांपल, एक रिएक्शन का। अब इसका हमें रेट लॉ की इक्वेशन लिखनी है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, ये वाला है, जो कि क्या है उसका मोल्स है, कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, और B टू द पावर B। ओके, अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल की साइन हटा कर इक्वल बराबर K लिख लेंगे जो है रेट कांस्टेंट। ओके, नाउ रेट इज इक्वल टू K A to the power A and B to the power B।
Now K is here rate constant. Rate constant. Where K is rate constant. Okay, constant of proportionality. The above equation is known as rate law for the reaction. Rate law for the reactions. Okay, x and y जो कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं रिएक्टेंट A और B के, वो यहाँ पर डिनोट किए गए. रेट लॉ इज डिफाइंड एज, अभी यू शुड नोट डाउन दिस, that what the definition of rate law is. Rate law is defined as a mathematical relationship between rate of reaction and the concentration of reactants. Okay, mathematical expressions between the rate of reaction and concentration of reactants. रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के साथ कैसे डिपेंड है, कैसे इंटरडिपेंडेंट है, वो डिफाइन करती है रेट लॉ. चलो आगे बढ़ते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट x and y are not necessarily equal to stoichiometric coefficient a and b. यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि वो कोफिशिएंट है A और B के, जो कि कितने मोल कंज्यूम हुए हैं. यानी हम ये भी नहीं कह सकते, ये कह नहीं सकते कि A and B जो थे, A and B जो कि मोल्स थे कितने कंज्यूम हो रहे हैं, वो हमेशा मोल्स भी नहीं ले सकते. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट x and y जो यहाँ पर मोल्स थे are not necessarily equal to the stoichiometric coefficients of A and B in the reaction. Okay, जो A and B के जो कितने मोल्स थे वो x and y के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऑब्वियस डिपेंड करेगा कि रेट कैसी कंडीशंस में हो रही है, उसके कैसी एनवायरनमेंट में हो रहा है. एनवायरनमेंट में आगे हमारा फैक्टर्स टेम्परेचर, प्रेशर, देन सिस्टम कैसी है, उन सब पे डिपेंड करते हैं x एंड y. इसलिए सिर्फ अकेले मोल्स कितने हैं उसकी वजह से हम कह नहीं सकते कि उसकी पावर x या y की वैल्यू क्या है. समझे? यानी हम x एंड y की वैल्यू हम डिटरमाइन सिर्फ नंबर ऑफ मोल से नहीं कर सकते, उसको डिपेंड बहुत सारी चीजें करती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, फिर सिस्टम, कौन से सिस्टम है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, सभी प्रोसेस अलग अलग है. इसी की वजह से may और may not be equal to the stoichiometric coefficient of A and B. ओके, यानी x and y जो a to the power and b to the power में है यहाँ पर x and y, वो इक्वल और may not be equal to the moles. ओके, it is numerically equal to the rate of reaction if all the concentration were set to the unity. Okay, जब हम concentration 1 ले दोनों की concentration, जब A and B की concentration हम 1 ले तब वो रेट के इक्वल होंगे. ओके, इसके बेस पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस होता है कि ऐसी जो रिएक्शंस है रिएक्टेंट के कितनी कंसंट्रेशन ले कि स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट रेट के इक्वल होगा. तब हमें लिखना है कि जब A और B की कंसंट्रेशन हम 1 लेंगे तब रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा. ओके, आगे बहुत कंसेप्ट में ये यूज होगा. इट मींस दैट द लार्ज वैल्यू ऑफ K इंडिकेट्स फास्ट रिएक्शन एंड स्लो वैल्यू ऑफ K इंडिकेट्स स्लो रिएक्शन. ओके, जो रेट कांस्टेंट है हमारा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन हो गया. रेट ऑफ रिएक्शन हुआ जब कंसंट्रेशन A और B की 1 थी, A और B की 1 थी, तब हमें पता चला कि K की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, और K की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. ओके, इट मींस दैट लार्ज वैल्यू ऑफ K इंडिकेट्स फास्ट रिएक्शन एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ K इंडिकेट्स स्लो रिएक्शन. ओके, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन इज जस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, ईच रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ओन रेट कांस्टेंट. सभी रिएक्शंस के अपने अपने रेट कांस्टेंट होते हैं,
जिस प्रकार से उन्हें कैसी कंडीशन, कैसा एनवायरनमेंट, कैसे टेम्परेचर में रखा गया है उस पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। whose value is dependent on temperature। ओके, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है जो एस जैसे एनवायरनमेंट में रखा गया है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर डिपेंड करती है, कैसे एनवायरनमेंट पे रखा गया है उस पे डिपेंड करती है, लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा हो या कम, लेकिन बेसिकली वो रिएक्ट तभी करेंगे जब उन्हें सूटेबल टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरनमेंट मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ओके, these are the most hot topics in which the जो एग्जाम पेपर सेट करने वाले होते हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है, जिन पे वो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द पावर, और जब हमने रेट लॉ में पढ़ा था, रेट इज इक्वल टू के a to the power x and b to the power y, where x and y are may or may not be equal to their stoichiometric coefficient, okay, in which x and y are may or may not be equal to the stoichiometric coefficient। okay, ये था हमारा रेट लॉ। तो रेट लॉ में जो x है और y है, जब हम x और y को x plus y करेंगे तब हमें मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, the process to which concentration terms are raised in the rate expression describes the order of reaction with respect to particular reactant। पर्टिकुलर ये दो रिएक्टेंट है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जो x और y है, x और y ये दो डिफाइन करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। The values of x and y are order of the reaction with respect to the reactant A and B। जो x and y है वो reactant के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं रेट लॉ में। The sum of the powers x plus y represent the order of reaction of whole reaction। okay, overall reaction, जो x and y है, x a के लिए a के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, y b के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। a and b हमारा रिएक्टेंट है, लेकिन जब हम x plus y करते हैं तब हमें ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर मिलता है। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर मिलता है। ओके, फॉर एग्जांपल इन 2NO, एक एग्जांपल से हम सीखेंगे कि ये एक रिएक्शन है जिसमें 2NO plus O2 हो रहा है, हमें 2NO2 मिल रहा है। तो इसका रेट लॉ का फॉर्मूला, मतलब रेट लॉ में ऐसे हम लिखेंगे that NO to the power 2 and O2 to the power 1। ओके, तो when जो NO2 का ऑर्डर है वो 2 है और O2 का ऑर्डर है, NO2 का ऑर्डर है 2 है और O2 का ऑर्डर है 1, और ओवरऑल ऑर्डर हो गया 2 + 1 = 3। ओके, hence the order of reaction with respect to NO is 2 and with respect to O is 1। the sum of the power is termed as overall order of reaction in the above reaction is 2 + 1 3 हो गया overall order। okay, it must be remembered that the order of reaction must be determined experimentally and cannot be deduced the coefficient of balanced equation। अब जो order of reaction है
वो हम सिर्फ जानने के लिए x प्लस वाई से फाइंड करते हैं, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो हम डिसाइड नहीं कर सकते, जो कि डिपेंड करती है टेम्परेचर, सुटेबल कंडीशन, एनवायरनमेंट बाकी और रिएक्टेंट पे। ओके, ये तो सिर्फ हमारे एक वो ऑर्डर ऑफ एक्चुअल order of reaction is experimental value, but to study we go through by sum of x plus y। ओके, वैसे तो एक एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, लेकिन स्टडी के लिए हम x प्लस वाई करते हैं जिससे हम ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हम फाइंड कर सकें। ओके, तो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड कैनॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट के लिए हेल्प से हम एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस नहीं पता कर सकते। The overall order is 1 and it is determined by first order reaction। जो हमने यहाँ पर कोफिशिएंट की हेल्प से जो फाइंड किया था कि ऑर्डर है 3, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आई हमारी 1, और जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये इसी की वजह से हम कह नहीं सकते कि कोफिशिएंट की हेल्प से हम एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सके। The order of reaction can be, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं और हम पढ़ने वाले हैं। ओके, the order of reaction can be 0, 1, 2, 3 and so on। ओके, तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन वालों को बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे हमने नाम दिया गया है। ओके, the order of reaction can be 0, 1, 2, 3 called zero order reaction, first order reaction, second order reaction and third order reaction respectively। the order reaction can be fractional as well, वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, जैसे कि 1/2 plus 3/2 हम करेंगे, या मान ले कि a to the power 1/2 आ रहा है and b to the power 3/2 आ रहा है, तो 1/2 plus 3/2 gives 4/2 and maybe 2/1। नीचे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 हो गया, लेकिन फ्रैक्शनल भी आ सकते हैं। The order reaction can be fraction as well। For example, decomposition of ethanol and methane and carbon monoxide। ओके, तो हम एक रिएक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि मीथेन एंड इथेनॉल, ये यहाँ पर हमारा इथेनॉल डिकम्पोज हो रहा है, इथेनॉल CH3COOH इथेनॉल है वो टूट रहा है CH4 में, CH4 प्लस CO में, CH4 प्लस CO में जब टूट रहा है तो उसका जो रेट लॉ है वो कुछ इस प्रकार है कि रेट इज इक्वल टू K CH3 CHO raised to power 3/2। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ 3/2, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्टेंट है जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट होता है, तो इसका ऑर्डर हुआ हमारा 3/2 जो कि एक फ्रैक्शनल ऑर्डर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हमें जो रिएक्शन की स्पीड है कि स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो बताता है। इट इज अ स्पीड एट व्हिच द रिएक्शन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इट इज मेजर्ड एज अ rate of decrease of concentration of reactant और rate of increase in concentration of product। ओके, वो मेजर करते हैं हम कि रिएक्टेंट कितनी स्पीड से कम हो रहा है और प्रोडक्ट कितनी स्पीड से बन रहा है। और जब हम रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, हम के की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
K की बात करें, proportionality constant in which defined as the rate of reaction when concentration, हम K की वैल्यू कब फाइंड की थी कि जब A एंड B की दोनों की कंसंट्रेशन हमने यूनिटी ली 1 और 1 ली, तो यहाँ पर हमें पता चला कि 1 to the power x एंड 1 to the power y, यहाँ पर k r था, तब हमने देखा कि कैंसिल आउट हो गया एंड r k हुआ। तो उसकी मदद से हम लिख सकते हैं कि डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल तब होगी जब हम दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 लेंगे। Now it depends upon the initial concentration of reactant. पहले concentration R था, okay? It depends upon the initial concentration of reactant. Reactant पे depend करेगा कि rate of reaction कितनी है, okay? And it depend upon the initial. It is independent of initial concentration of reactant. जो rate constant है, वो depend नहीं करता कि starting में reactant की कंसंट्रेशन कितनी थी, बल्कि उसमें डिपेंड करता है कि जब रेट हम फाइंड कर रहे हैं उस टाइम कितनी है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। by just we say that how many species means how many atoms and molecules are reacting in this particular reaction is known as molecularity। okay, now see, let's read. The reaction occurs when its reactants are mixed। okay, जब हम लिख सकते हैं कि A and B मिलाकर C and D बना रहा है, तो जब A and D दोनों के साथ मिक्स हो गए तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। ओके, तो एट मॉलिक्यूलर लेवल द मिक्सिंग अकर्स थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। यहाँ पर A के मॉलिक्यूल्स जब B के मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होगा, इंटरैक्ट करेंगे, तब जाकर C and D की फॉर्मेशन होगी। The balance equation does not always give the correct picture of how the reaction occurring at the molecular level। हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन, वो कुछ टाइम एक करेक्ट सिनेरियो नहीं देती कि एक्चुअल रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव gives Mn2 पॉजिटिव, 2Fe3 5Fe3 पॉजिटिव एंड 4H2। इसमें हमें दिख रहा है that 14 species must collide। ओके, 14 यहाँ पर 4 5 9 प्लस 8 7 और यहाँ पर माइनस प्लस 2 3 14। ओके, 17 minus 3 14। तो 14 ionic species must collide means this 14 ionic species must collide with each other to form this product। okay, however the probability of collision involving more than 3 particles is practically 0। okay, therefore the reaction must be occurring in many steps, each step involving collision of not more than 3 species। such reaction are called complex reaction। this is a complex reaction जिनमें जो collision frequency है वो मेन डिपेंड करती है कि कितनी स्पीसीज रिएक्ट कर रही है। अगर 3 से ज्यादा स्पीसीज रिएक्ट कर रही है इस रिएक्शन में, बेसिकली दिस रिएक्शन टेलिंग फॉर कि इसमें 3 से ज्यादा रिएक्शन स्पीसीज रिएक्ट कर रही है, तो उनसे क्या ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कोलाइड कर सके। एंड नॉट मोर देन 3 स्पीसीज, 3 स्पीसीज से ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सके। सच रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ईच स्टेप इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें जब भी कोलिजन होगा तो वह हर एक स्टेप को हम बोलेंगे एलिमेंट्री reaction step। some reaction occurs in a single step and such reaction are called simple reaction। when A plus B directly gives to C plus D, this is called simple reaction because it occurs in a single step। but when A plus B to form S, then it reacts with Y to form Z, to form Z, and when Z decompose it gives C plus D। so this reaction is
performed in 1, 2 steps and 3 steps, this reaction is known as complex reaction in which more than one step are involved. Okay. Molecular is a number of species, जैसे कि मैंने बताया था, this must be highlighted. Molecularity is a number of molecule atoms and ions taking place in an elementary reaction step must collide simultaneously in order to bring about the chemical reaction. जैसे कि मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करने चाहिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में, तभी जाकर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा. अगर वो कोलाइड नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा. इसी वजह से जो मॉलिक्युलरिटी है वो हमें पता चलती है कि इसमें दिख तो वो ऊपर की एग्जांपल में दिख तो 14 स्टेप्स 14 आयनिक स्पीशीज दिख रहे थे, लग तो 14 आयनिक स्पीशीज था, लग रहा था कि वो 14 आयनिक स्पीशीज है, लेकिन उसमें हार्डली 3 स्पीशीज कोलाइड कर रही है और प्रोडक्ट बना रही है. Molecularity of reaction is a characteristic property and reaction are classified according to their molecularity. Okay, so now based on the molecularity we are going to study different types of reaction. First we are going to study unimolecular reactions, okay, in which only one molecule, obviously reactants are single, that is decomposition reaction. Unimolecular means only one molecule decomposes into more than two products, one or more than one products. Okay, so first is the reaction shows molecularity 1 because there is only one molecule which is performing reaction and decomposing itself. Now NH4NO2 break down into N2 and 2H2. Okay, this is unimolecular reaction. Next example is 2N2O5 is breaking down into 2N2 plus O4 plus O2. Okay, now we are going to study bimolecular reactions. Okay, so there are two reactants. Okay, there are two reactants. This reaction is molecularity equal to 2. For example, H2, 2H2, 2HI. Sorry, H2 nahi, HI means HI plus HI gives H2 plus I2. Okay, here there are two molecules of HI interacting with each other to form H2 plus I2. Okay. Now next example is CH3COO HCH2. This is an ester. This is an ester which is reacting with H2O to give ethanoic acid and ethanol. Okay. CH3COOH OCH2 plus H2O in presence of proton gives CH3COOH means ethanoic acid and ethanol C2H5OH. Now next is termolecular or trimolecular, in which the reacting species are 3 in number. Okay, now this reaction have molecularity equal to 3. For example, 2 molecules of NO, 2 molecules of NO and 1 molecule of O2 means total 3 species interact with each other and gives 2 NO2. Okay, and now next example is 2 molecules of NO and 1 molecule of Cl2 reacting with each other in certain frequency. Collision takes place between the 2 molecules of NO and Cl2 to form 2NOCl. The termolecular reactions are rare because the probability of 3 molecules colliding simultaneously is very small. Here 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास, 3 मॉलिक्यूल है, वो तीनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेंगे तभी जाके प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो यहाँ पर ये जो तीनों डिफरेंट मॉलिक्यूल की एक दूसरे के साथ कोलिजन करने की फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. इसकी वजह से ये बहुत रेयर रिएक्शंस होती है. Most of the reaction are unimolecular or bimolecular. Okay, molecularity of reaction can only be whole number. वो whole number ही होगी, जैसे कि 1, 2, 3 and maybe fractional or maybe 0.
and it never be zero. Okay, it never be fractional, and more than 3 हो सकती है, more than 3 will be there, but the frequency probability of that colliding is very low, therefore it takes lot of time, maybe years to form a product, and it may not be zero. मीन्स अगर कोई रिएक्टेंट ही नहीं होगा, कोई रिएक्ट करने वाला ही नहीं है, तो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा, इसलिए जीरो नहीं हो सकता। और हम फ्रैक्शनल नहीं ले सकते, हम कह सकते हैं कि हमने 3/2 O2 लिया और 2/5 NO2 लिया। दिस इज नॉट पॉसिबल, वी मस्ट हैव द होल नंबर रेशियो ऑफ द स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज। Now units of rate constant, okay, units of rate constant. Therefore for zero order reaction rate, now let's see, for zero order reaction in which order means x plus y is equal to 0. Okay, when we are going to see the order, that must be equal, then the clear cut image should be in your mind that x plus y is equal to 0. That's the order. Okay, now we are going to study order of reaction, that is 0, means x plus y is equal to 0. Now so let us put that in the rate law. Okay, now rate is equal to k. Now let's take only one reactant, no need of 2, is equal to 0. Okay, here a to the power 0 means whole 0. Okay, a to the power 0 means whole 0. So rate constant, rate is equal to k. Okay, here we have to find. Therefore what is the unit of rate? Rate mole liter inverse, second inverse, we have done in starting of this chapter. Okay, while studying the rate of reaction. Okay, something like this we have done, mole liter inverse per second inverse. Okay, mole liter inverse, second inverse, rate of reaction. Therefore the unit of zero order reaction is mole liter inverse, second inverse. You must learn this by heart, this, because some questions are coming that the order of what is the order of reaction if the unit is mole liter inverse, second inverse. So we can say that the order is zero order reaction. Okay, now the next is when taking first order reaction. Okay, now let's see rate is equal to k a to the power 1. Okay, there is a rate law equation expression for first order reaction. Now what is the unit of rate? Mole liter inverse, second inverse. Okay, is equal to mole liter inverse second is equal to k. Now basically we are here concentration, we are talking about concentration only, that concentration of reactant raised to power a means there is no need to write a. Now here a is what? Concentration. Okay, यहाँ पर a concentration ही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू k मोल लीटर इनवर्स. Okay, so what is the unit of k, rate constant k, to mole liter inverse second inverse divided by, here is it multiplication नहीं, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड मोल लीटर इनवर्स ओनली. ओके, तो मोल लीटर कट, therefore the unit for first order reaction is only second inverse. Okay, got it? The first order reaction, the unit for rate constant is time inverse, that is second inverse or minute or inverse or hour inverse, month inverse, year inverse. Okay, time inverse, the unit for first order reaction is time inverse. Now when we are talking about second order reaction, unit of second order reaction, again we have to do the same, वही सेम करना है. मोल लीटर इनवर्स second inverse is equal to k. Now
order is equal to 2 means a to the power 2. Okay, so a to the power 2, तो मोल लीटर इनवर्स रेज़ टू पावर 2, therefore यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स इनटू मोल लीटर इनवर्स 2 होगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा k is equal to मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. ओके, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. You must learn the units of each reactions, the units of each rate constant. Okay, so here I am going to write down zeroth order का रेट का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. फर्स्ट ऑर्डर का है हमारा सेकेंड इनवर्स, और हम कह सकते हैं कि आपको लगेगा डिवाइड में लिखा है, और हम कह सकते हैं कि टाइम इनवर्स और सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. ओके, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. These three units are the one of the most important units in the whole chemistry chapter, chemical kinetics. Okay, now when we are talking about zero order reactions, zero order reactions are those whose rate constant is directly proportional to the zeroth power of concentration. Okay, zeroth power ये concentration है, and zeroth power of concentration. Okay, the rate is independent of concentration of reactant. Okay, कंसंट्रेशन पे जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी पावर 0 है, ये कट हो जाएगा और हमारे पास रहेगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. ओके, नाउ लेट्स सी द सम डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी. तो ऑर्डर है हमारा x एंड y का सम, और मॉलिक्यूलरिटी है हमारे के कितनी स्पीशीज रिएक्शन में इंटरेक्ट कर रही है, कोलिशन कर रही है. ओके, order can be 0, 1, 2, 3 or fractional, but molecular cannot be 0, cannot be fractional. Okay, order is experimental value, numerical is theoretical value, because we are going to know that how many molecules and how many amount of reactant that is certain. Taking an example N2 plus O2, we know that I am adding 2 moles of NO2, 2 moles of NO and 5 moles of O2. हमें पता होगा कि मैं इतने मोल NO के और इतने मोल O2 के मैं ऐड कर रहा हूँ, इसलिए वो थियोरेटिकल वैल्यू है, बल्कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. जो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी जो 2 से 3 स्टेप में होती थी, उसी के लिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एप्लीकेबल है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सिर्फ जो एलिमेंट्री रिएक्शन थी जो एक ही स्टेप में परफॉर्म होती थी उस पर भी डिपेंड करता है. फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप. ओके, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी उसमें क्या था, A plus B gives C plus D gives X plus Y. Okay, gives S plus H gives this. This is complex reaction. Okay, first step and second step, 2 स्टेप में हो रही है, इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. अब मान लो कि ये स्टेप S plus H के लिए 3 सेकेंड लग रहे हैं, इसके लिए 1 सेकेंड लग रहा है फॉर्म होने में. तो जब A plus B रिएक्ट होगा 1 सेकेंड में हमें मिल जाएगा C plus D, उसके बाद 1 सेकेंड में वापस हमें मिल जाएगा S plus H, लेकिन S plus H होने के लिए हमें 3 सेकेंड लग रहे हैं. यानी जो स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन करेगा कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. ओके, जब स्लोएस्ट स्टेप कंप्लीट होगा तभी जाकर हमें रिएक्शन कंप्लीट होगी. For complex reaction, the order is determined by the slowest step, and the order and molecularity of the slowest step are the same. Okay.
जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही डिटरमाइन करेगा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कुछ मीनिंग ही नहीं, क्योंकि वो एप्लीकेबल ही नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। You should learn this zero order reaction example because it may ask in exam. Decomposition of HI on the surface of gold catalyst when the pressure of HI is high. This is order zero order reaction. Okay, does not depend upon the reactant of concentration of a reactant. Now, photochemical combination of H2 and Cl2 to form HCl when carried out over water. इन सभी रिएक्शन में concentration of reactant does not depend, okay, जो R to the power 0 है, इसी वजह से ये सब zero order reaction है। enzyme reaction when substrate concentration high and comparison to enzyme concentration, okay। now एक रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि A और प्रोडक्ट ए रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है, ए रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है। सिंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं कि रेट डी ए टू डी टी इज इक्वल टू रेट डी ए बाई डी टी एक टाइम इंस्टेंट पे ए टू द पावर इज 0 है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सिंस हम कह सकते हैं कि ये k के बराबर है, ओके। रेट इज इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट है, इसलिए माइनस d by a dt इज इक्वल टू k, ओके। नाउ व्हेन वी सी द वेरिएबल्स, हम मल्टीप्लिकेशन में ले जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि डेल्टा a इज इक्वल टू माइनस k dt, ओके। यहाँ पर k था, ये यहाँ पर लाया हमने, तो डेल्टा a इज इक्वल टू माइनस k dt। अब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे, इस फॉर्मूला को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फाइनल मिलेगा a इक्वल टू माइनस के टी प्लस 1, ओके, प्लस i इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ये i, ओके, i कॉन्स्टेंट है, ऐसा होता है ना, प्लस c आता है कॉन्स्टेंट, वो है। तो अब हम ये t में, यहाँ पर t में हम नाउ 1 by 1 वैल्यू पुट करेंगे कि when t is equal to 0, when t is equal to 0, this is derivation of a zeroth order reaction, okay। when t is equal to 0, E naught means concentration is initial concentration is equal to constant, okay, is equal to constant। when we put the value of t is equal to 1, when we put the value of t is equal to 1, we know that concentration is equal to minus kT plus A naught, क्योंकि we got that here A naught is equal to I, so we put A naught in place of I। A naught की जगह पर हमने I की जगह पर हमने A naught पुट किया यहाँ पर, यहाँ पर I की जगह हमने A naught पुट किया, ओके। तो हमें मिला ये। Now integrated rate equation for zero order reaction with equation of straight line, no need to study। ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो भी ग्राफ होगा वो लाइन होगा जो स्लोप होगा जिसमें माइनस की, ओके। जो हमें इक्वेशन मिली थी kT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, ओके। तो हमें kT मिली मीन्स ये r है, तो k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। देयरफॉर कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स जो हमने यूनिट दूसरी बार डिराइव की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट एक बार फिर से डिराइव की। तो अगर रेट फाइंड करना है,
रेट कांस्टेंट फाइंड करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर ऐसा बोला है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है और तुम्हें रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला से आप कर सकते हो, दैट इज K इज इक्वल टू A नॉट माइनस A, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय T. This is formula for finding the rate constant of zero order reaction. Okay, and unit will be mole liter inverse second inverse. Now when we are talking about half time, half life means reaction proceed हो रही है, reaction proceed हो रही है, A to B बन रहा है, A से B बन रहा है, लेकिन वो टाइम T हाफ, यानी वो टाइम जब A की वैल्यू A/2 होगी, रिएक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट हाफ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एग्जैक्ट हाफ हो जाएगी, उस टाइम को हम बोलेंगे T हाफ. ओके, जब A से B बन रहा है, इनिशियल में टाइम T = 0 पे A था, लेकिन जब A/2 हो गया, वो टाइम पीरियड T को हम बोलेंगे T हाफ. ओके, अगर अब हमें T की वैल्यू पता है, हमें पता है कि T में पता है K = A0 माइनस A कंसंट्रेशन बाय T, तो हम T की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, दैट T = A0 माइनस A डिवाइडेड बाय T K डिवाइडेड बाय K. Therefore हमें T हाफ फाइंड करना है, यानी इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, Therefore T half is equal to A0 माइनस हाफ कंसंट्रेशन ऑफ A0, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी ना, जो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी उसके कंपेयर में हाफ हो जाएगी डिवाइडेड बाय K. ओके, ये कंसंट्रेशन इनिशियल है, लेकिन जो प्रेजेंट कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी, दैट्स व्हाई वी राइट दैट हाफ कंसंट्रेशन ऑफ A. ओके, therefore T half is equal to A0 by 2K, क्योंकि A0 ऊपर था, दो बार A0 था, इसलिए हमने A0 एक रखा, A0 by 2K is equal to T half. Okay, so this is the formula to find the half life period for zero order reaction.